जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है न्यूजीलैंड में? वहाँ का वेजिटेरियन फूड है या नहीं है? वहाँ पर वेजिटेरियन फूड बच्चे जो होते हैं अपने हाई स्कूल के बाद ही अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर, मतलब पेरेंट्स का घर छोड़कर कहीं अकेले अलग रहने रहने लगते हैं। हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो मुझे मोस्टली वीडियोस में यही कमेंट आते थे कि दीदी आपके घर पर कोई नहीं रहता है क्या? भैया कहाँ पर है? मम्मी पापा कहाँ पर रहते हैं? तो देखो सभी घर पर रहते हैं। तो ऐसा होता था कि मैं वीडियो थोड़ा एकांत में एक जगह पर बैठकर शूट करती थी, तो इसलिए आपको कोई नहीं दिखाई देता होगा। तो आज मेरे भैया आ चुके हैं, मतलब मेरे भैया न्यूजीलैंड में रहते हैं, जो कि पिछले 2 सालों से न्यूजीलैंड में रह रहे हैं, लेकिन उससे पहले नोएडा में जॉब करते थे। तो आज मैं अपने भैया से ही आप सभी को मिलवाने वाली हूँ। उनसे कुछ बातें करेंगे कि किस तरह का वहाँ पर जीवन होता है न्यूजीलैंड में, किस तरह के कल्चर है, किस तरह के लोग हैं, किस तरह को इंडियंस के साथ कैसा उनका बिहेवियर रहता है, ये सब बात करेंगे। और उसके बाद थोड़ी सी करियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हैं अगर हम वहाँ पर जाएं एज अ स्टूडेंट, एज अ गवर्नमेंट जॉब एक्सपीरियंस। अगर हम कुछ चीजें वहाँ पर अप्लाई करना चाहें, कुछ चीजें सीखना चाहें, तो हम कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों के बारे में आज बात करने। हेलो बच्चों, मेरा नाम विशाल है। मैं 2 साल से न्यूजीलैंड में रहता हूँ। मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। आप लोगों के सवाल थे कि आपके घर में कोई नहीं रहता, तो इसलिए चंचल ने सोचा मेरा इंटरव्यू करके कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लाई जाए। अब देखते हैं क्या इंटरेस्टिंग इस पॉडकास्ट में आ पाता है आप लोगों के लिए। और आई थिंक चंचल का पहला सवाल था कि लाइफस्टाइल वगैरह क्या डिफरेंट है न्यूजीलैंड में इंडिया से। तो न्यूजीलैंड यहाँ से काफी दूर है, मतलब 7 साढ़े 7 घंटे का डिफरेंस है। तो वहाँ पे रात होती है जब यहाँ पे दोपहर होती है। और लाइफस्टाइल के बारे में ये है कि काफ़ी रिलैक्स्ड कल्चर है वर्क लाइफ को लेकर, बिकॉज बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पे। मतलब टोटल पॉपुलेशन ही कंट्री की 50 लाख है, जबकि 50 लाख तो हमारे यहाँ पे एक छोटे से शहर की पॉपुलेशन होती है। तो उस तरह से चीज़ें बहुत ही डिफरेंट है। छोट सबसे बड़े शहर जिसमें मैं रहता हूँ ऑकलैंड, वहाँ पे भी जस्ट 20 लाख लोग रहते हैं। तो इस चीज़ का ही बहुत चीज़ों पर डिफरेंस हो जाता है कि आपको भीड़ भाड़ नहीं दिखाई देगी, ज़्यादा लोग नहीं दिखाई देंगे, क्लीनलीनेस होती है, बिकॉज डेवलप्ड कंट्री में ये सब चीज़ें डिफरेंट है इंडिया से। बट बाकी और कोई सिमिलरिटीज हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे। हाँ, तो कुछ सिमिलरिटीज हैं, तो सिमिलरिटीज क्या क्या सिमिलरिटीज हैं? सिमिलरिटीज तो यही है कि तो काफ़ी इंडियन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मतलब आई थिंक इस टाइम पे न्यूजीलैंड में ही इंडियन इंडियन पॉपुलेशन 3rd नंबर पे है, आफ्टर आफ्टर लोकल न्यूजीलैंडर और चाइनीज। आई थिंक 3rd नंबर पे न्यूजीलैंड इंडियन है। और ऑकलैंड में भी आई थिंक कई लाख इंडियन लोग रहते हैं। तो इंडियन कम्युनिटी काफ़ी है। ऐसा नहीं है अगर कोई बच्चा वहाँ जाता है कुछ पढ़ने के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, तो उसको ऐसा नहीं लगेगा कि वो बिल्कुल फॉरेन कंट्री में ऐसा आ गया, उसको कोई दिख ही नहीं रहा है। उसको सब इंडिया जैसे ही इंडियन लोग दिखाई देंगे, अपने भाई बहन। तो ये सब है। बल्कि मेरा ना हमेशा से एक क्वेश्चन रहता था कि जैसे सभी के लिए क्यूरियोसिटी सी होती है कि फॉरेन कंट्रीज में क्या क्या होता है, किस तरह का कल्चर है, किस तरह से लोगों को वहाँ पर बिहेवियर किया जाता है। तो मेरा यही मोस्टली हमेशा ये क्वेश्चन होता है जब भी कोई फॉरेन जाता है या फिर मैं किसी भी फॉरेन ट्रिप का व्लॉग देखती हूँ, जब भी कुछ खबर सुनते हैं तो कि बहुत ही कम कंट्री होती है जहाँ पर वेजिटेरियन फूड इजीली अवेलेबल हो पाता है। तो न्यूजीलैंड में ऐसा है नहीं है? नहीं, ये बात तो आई थिंक आप सही बोल रहे हो। ये वेजिटेरियन फूड का बाहर दिक्कत होती है ज़्यादातर कंट्रीज में, बट बिकॉज बहुत पिछले कुछ सालों में 8-10 सालों में 20 सालों में इंडियन लोग बहुत शिफ्ट हो गए हैं हर कंट्रीज में ही प्रटी मच। तो अब आजकल आपको वेजिटेरियन फूड मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इतने ज़्यादा रेस्टोरेंट्स वगैरह होते हैं, आपको इजीली मिल जाता है। उसके अलावा बाकी सुपरमार्केट वगैरह में आपको सब्जियां फल फ्रूट सब मिल ही जाते हैं, तो आप ला के बना सकते हो। और इंडियन सुपरमार्केट वगैरह होती है, तो आप सब मिर्च मसाले नमक चीनी सब ला सकते हो। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑब्वियसली आपको इंडिया जैसा मतलब घर के सामने नुक्कड़ पे तो रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे, ये ठेले नहीं मिलेंगे, बट आपको सब चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है अब। उसके अलावा आजकल एक नया ट्रेंड वीगन करके ट्रेंड होता है, तो बाहर के लोग भी फॉरेन कंट्रीज में भी काफ़ी लोग वीगन हो रहे हैं। तो वो लोग एनिमल प्रोडक्ट और एनिमल बाई प्रोडक्ट लाइक दूध दही टाइप्स ये सब कुछ भी नहीं खाते हैं। तो उस तरह की भी अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे बिल्कुल भी वेजिटेरियन फूड नहीं है, तो आप वीगन से भी काम चला सकते हो। तो वो भी वेजिटेरियन का भी नेक्स्ट लेवल फूड है। और एक क्वेश्चन मेरा ये था कि वहाँ पर इंडियंस के साथ कुछ अलग तरह का बिहेवियर किया जाता है, नहीं किया जाता, या फिर नॉर्मल ही ट्रीट किया जाता है? क्योंकि मोस्टली हम कुछ कंट्रीज देखते हैं जैसे कि एशियन कंट्रीज या साउथ एशियन कंट्रीज के लोगों को थोड़ा अलग तरीके से देखा जाता है सभी फॉरेन कंट्रीज में। तो न्यूजीलैंड में ऐसा है या नहीं है? आई थिंक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिकॉज ये डिफर करता है आपको किस कंट्री टू कंट्री। बिकॉज कुछ कंट्रीज में इस तरह की खबरें आती रहती है, जैसे कुछ ऑस्ट्रेलिया में हम पीछे सुनते आए हैं काफ़ी रेसिज्म वगैरह फेस करना पड़ता है। बट थैंकफुली न्यूजीलैंड बहुत छोटा कंट्री है, और वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी मल्टी कल्चरल कंट्री है। मतलब बहुत सारे एशियन कम्युनिटी के लोग रहते हैं, चाइनीज कोरियन इतने लोग रहते हैं। और जैसे हम भी अपने नेबरहुड में रहते हैं, तो आप यू डोंट बिलीव कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 6 से 7 कंट्री के लोग रहते हैं। जैसे
अर्जेंटीना, चाइना, यूक्रेन, तो ऑलरेडी ऐसे लोग रहते हैं जो पिछले 10-20 सालों में बाहर से आके बसे हुए हैं। इस तरह इस वजह से लोकल लोगों का किसी के भी प्रति डिस्क्रिमिनेशन वगैरह बहुत रेयर है। ऐसा नहीं है चीजें होती नहीं है, बट बहुत रेयर है। जैसे मैंने 2 साल में मैंने ऐसा कभी फील नहीं किया है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ तो नहीं है। आई थिंक इतने कुछ क्वेश्चन थे। बाकी अब ये बताओ, अच्छा जैसे आप जैसे मतलब ऑफिस में काम करते हो, वहां पर आप एक फॉरेनर हो, तो वहां पर और आपके लिए कितने लोग फॉरेनर होंगे? मतलब कोई अदर कंट्री हो, जैसे कि जापान के हो गए, चाइना के हो गए, या फिर कोरिया से हो गए, तो कितने अदर लोग हैं? लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कभी? बट सभी या मोस्टली इंग्लिश का ही चलता है। सभी लोग वैसे तो इंग्लिश ही बोलते हैं, मतलब ऑफिस वगैरह में तो। बट हाँ, ये जैसे मैंने बताया मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, तो इसलिए फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में ही बात करूँ, ऑफिस में भी कई श्रीलंकन है। मतलब हमारी खुद की टीम में भी 2 श्रीलंकन, 2-3 इंडियन, बाकी कोरियन और आयरलैंड सबसे और साउथ अफ्रीका, बाहर से आए हुए लोग हैं। तो मतलब आपको कीवी लोग इनफैक्ट कम दिखाई देंगे, तो इसलिए कभी भी आपका ऐसा नहीं लगता कि आप यहाँ पे फॉरेनर हो, बिकॉज सब लोग एट सम टाइम वो मतलब बाहर से आए हुए हैं। कोई 10 साल पहले, कोई 20 साल पहले, कोई 5 साल पहले, कुछ लोग ही लोकल की भी होते हैं। तो मतलब आप अच्छे से मिक्सअप करते हो, सब लोगों को पता है कि सब लोग कभी ना कभी किसी टाइम पे बाहर से आके तो बसे इंडिया हैं। के वर्क में और वहाँ के वर्क एक्सपीरियंस कैसा रहा? दोनों जगह पर आपका काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम मोस्टली अगर हम कुछ फॉरेन इंटरव्यूज देखते हैं या कुछ फॉरेन अदर वो लोग देखते हैं, तो मैंने मोस्टली अगर मैं अपनी जेन्युइनली बात करूँ, तो मैंने जापान के काफी व्लॉग देखे हैं। तो वहां पर ऐसा दिखाया जाता है कि जापानी लोग बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। मोस्टली 24 घंटे में से आई थिंक वो 15-16 घंटे काम ही करते होंगे, वर्क ही करते होंगे, जिसकी वजह से शायद नींद वगैरह भी नहीं पूरी हो पाती है। इस तरह का मैंने व्लॉग में देखा है, मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है ये। तो क्या न्यूजीलैंड में भी इस तरह का ही वर्क होता है कि इतना ज्यादा आपको वर्क करना पड़ रहा है? आई थिंक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो न्यूजीलैंड क्या है, इज रियली फेमस फॉर इट्स वर्क लाइफ बैलेंस। तो लोग क्या है, मतलब केवल काम को ही अपना सारा दिन या सारा लाइफ डेडिकेट नहीं करते हैं, वो अपनी फैमिली को भी बहुत ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इसलिए हर एक प्रोफेशन में, आप आईटी जॉब में हो, नॉन आईटी जॉब में, किसी में भी हो, जनरली लोग 9 to 5 ही जॉब करते हैं, 9 to 5 ही काम करते हैं। आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, आप पुलिस में हो या किसी भी चीज में हो, और उसके बाद बाकी सब टाइम अपनी फैमिली को डेडिकेट करते हैं। तो मतलब सोसाइटी बहुत ही फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देती है सब चीजों में। और ये सब चीज आपके ऑफिस वगैरह में भी सब लोग इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। मतलब आपके बॉस के भी बच्चे होते हैं, उन सबको भी वो भी उतना ही टाइम स्पेंड करते हैं अपनी फैमिली में। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं होता कि आप कोई लेट नाइट स्टे करके कुछ काम करना है या वीकेंड पे काम करना है, ऐसा बहुत ही रेयर होता है। तो जनरली इस तरह का सीन है, जो कि थोड़ा इंडिया में हमारे यहाँ पे डिफरेंट है, बिकॉज हम डेवलपिंग कंट्री है। तो हमारे यहाँ पे अभी पब्लिक को और लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपनी जॉब में एक्सेल करने के लिए। बट वहाँ पे थोड़ा सा लेड बैक टाइप माहौल है कि 5 बजे काम करके सब लोग घर आते हैं, उसके बाद अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बाहर पार्क में बच्चों को ले जाते हैं। तो इस तरह का थोड़ा हम ज्यादा होता मोस्टली है। फॉरेन कंट्रीज में देखते हैं कि अपने हाई स्कूल के बाद ही अपने मम्मी पापा का घर छोड़कर, मतलब पेरेंट्स का घर छोड़कर कहीं अकेले अलग रहने रहने लगते हैं। अपने लिए जो भी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट होती है पैसों की, कुछ अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, वो खुद का ही अपना काम करना पड़ता है उनको। मतलब ऐसा है कि पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस तरह का कल्चर क्या न्यूजीलैंड में भी है? हाँ, आई थिंक इस तरह का कल्चर बाहर के काफी देशों में होता है। न्यूजीलैंड में भी काफी हद तक ऐसा है कि बच्चे मतलब आई थिंक 10th-12th जो भी होता है, मतलब उसके बाद जनरली 18 साल का होने के बाद काफी बच्चे मूव आउट कर जाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि सभी कर जाते हैं, बट काफी बच्चे मूव आउट कर जाते हैं। तो मूव आउट मतलब वो जहाँ पे भी अपना स्कूल या अपना कॉलेज कंटिन्यू करते हैं, अगर दूसरे सिटी में, सेम सिटी में भी, तो ज्यादातर वो बाहर रहते हैं और फिर खुद से कुछ अपना जॉब, पार्ट टाइम जॉब वगैरह कर लेते हैं। और पार्ट टाइम जॉब वगैरह थोड़ी सी रिलेटिवली इंडिया के कंपेरिजन में उनको इजीली मिल जाती है, बिकॉज वहाँ पे थोड़ा सुपर मार्केट वगैरह में इन सब चीजों में वो काम करके थोड़ा बहुत पैसा कमा के साथ साथ पढ़ाई कर सकते हैं। और गवर्नमेंट भी कुछ उनको हेल्प करती है, अगर आप मूव आउट कर जाते हो और दूसरी जगह रहते हो, तो उनको एजुकेशन में लोकल बच्चों को, लोकल लोगों को काफी मतलब कम फीस वगैरह देनी पड़ती है एज कम्पेयर टू फॉरनर जो बाहर से, इंडिया से लोग जाते हैं, कहीं से भी जाते हैं। और गवर्नमेंट उनको रहने के लिए भी बाहर रेंटल वगैरह के लिए भी कुछ सब्सिडी देती है या पैसे देती है। तो इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। और बाकी जनरली कल्चर यही है, बट ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे मूव आउट कर जाते हैं, बाकी काफी बच्चे पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है न्यूजीलैंड में? आई थिंक इंडिया से भी काफ़ी स्टूडेंट हर साल न्यूजीलैंड जाते हैं पढ़ने के लिए स्टडी वीज़ा पे। तो आप लोग अगर फॉलो करोगे, इंटरनेट पे चेक करोगे, तो काफ़ी डिफरेंट तरीके हैं जाने के। बट मोस्टली बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं, पहले कुछ कोर्सेज देखते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में उनको अप्लाई करना है, किस फील्ड में उनको पढ़ना है, 1 साल 2 साल टाइप्स के कोर्सेज होते हैं। और फिर उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है वो बच्चे फुलफिल करते हैं। मतलब सबसे पहले तो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कि इंग्लिश एग्जाम होते हैं, पीटी या आईएलटीएस के एग्जाम होते हैं। तो उनमें डिफरेंट बैंड्स चाहिए होते हैं, जैसे
कभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए आपको 6.5 ऐसा कुछ बैंड आइलेट्स में चाहिए होगा, या फिर पीटी में 90 में से कुछ मार्क्स आते हैं, 60-70 टाइप्स जितने भी चाहिए। तो पहले वो एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, और वो ऑनलाइन एग्जाम होता है, जो आप टेस्ट सेंटर जाके दे सकते हैं इंडिया में। तो उस एग्जाम के बेस पे आप एलिजिबल होते हैं किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, जितने भी बैंड के लिए रिक्वायरमेंट है। उसके बाद स्टूडेंट जाके वहाँ पे पढ़ाई करते हैं 1 से 2 साल। उसके बाद उनको जनरली जॉब सर्च वीजा वगैरह मिल जाता है कुछ 1-2 सालों के लिए, और उस दौरान वो लोग अपने फील्ड में या अपने फील्ड से रिलेटेड या फिर डिफरेंट किसी फील्ड में जॉब पा सकते हैं। तो रियली डिपेंड्स कि आप किस फील्ड में जाके पढ़ाई करना चाहते हैं, बट स्टूडेंट वीजा इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं। और अगर आप कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी, टीचर हैं या फिर कुछ और जॉब कर रहे हैं रिलेटेड, फॉर एग्जांपल मैंने आईटी जॉब की, तो उस तरह के लोगों के लिए कुछ और डिफरेंट ऑप्शन है, वो डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई आईटी में जॉब करता है तो वहाँ पे अगर कोई सी आईटी कंपनी का रिक्वायरमेंट है तो वो आपको बुला सकती है, तो वो आपको वीजा में हेल्प करती है। उसमें आपको स्टूडेंट वीजा या कोई इस तरह का वीजा खुद से अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है, उसमें आपको वर्क वीजा दे देते हैं। या फिर आप कोई सपोज करो आप टीचर हैं यहाँ पे, आपको टीचिंग जॉब वहाँ पे मिलती है, और वो अगर आपको स्पॉन्सरशिप करने के लिए बोल देते हैं, तो वो लोग आपको स्पॉन्सर भी कर सकते हैं, वीजा वगैरह आपको अप्लाई करने में हेल्प करेंगे, आप वहाँ पे मूव हो सकते हो। तो इस तरह के ही मोस्टली तरीके हैं जाने के, और बहुत से लोग काफी इंडिया से मूव होते हैं, और काफी लोग आपने सुना होगा थ्रू भी एडमिशन होते होंगे। हाँ, स्कॉलरशिप भी आई थिंक काफी यूनिवर्सिटीज में प्रोवाइड होती है, डिपेंडिंग ऑन आप आपने कितनी अच्छी पढ़ाई करी है, बाकी सब चीजें। और आपने देखा होगा पंजाब वगैरह साइड से अपने इंडिया में काफी बच्चे अलग अलग कंट्री में मूव होते हैं, न्यूजीलैंड में भी काफी बच्चे मूव होते हैं। तो आप इस तरह की अपॉर्चुनिटी, अगर आपको बाहर जाना है तो आप अपने लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफी सेंटर्स हैं इंडिया में जो ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, आपको गाइड करते हैं ओवरऑल प्रोसेस में, किस तरह से वीजा अप्लाई करना है, क्या क्या फीस रहेगी टाइप्स, और कितना पीटी आईलेट्स में कितना बैंड लाना है वगैरह। तो इस तरह की चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर आप बाहर जाना चाहते हैं। और मैंने कहीं पर सुना था कि इंग्लिश टेस्ट भी होता है किसी फॉरेन कंट्री में, अगर आप रहना चाहते हो या फिर कोई स्टडी करना चाहते हो तो इंग्लिश का भी टेस्ट किया जाता है। हाँ, ये आईलेट्स और पीटी जो मैंने बोला ये इंग्लिश टेस्ट ही है, इसमें प्योरली इंग्लिश का ही टेस्ट होता है। मतलब आपको इसमें इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग और इंग्लिश लिसनिंग 3-4 चीजें आपको टेस्ट की जाती है। इनमें से पीटी थोड़ा सा रिलेटिवली इजी एग्जाम है, मैंने भी पीटी दे रखा है, और आईलेट्स थोड़ा डिफिकल्ट एग्जाम है, बट आप इन दोनों की प्रिपरेशन ऑनलाइन या फिर किसी कोचिंग सेंटर में इंडिया में जाके कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर भी हैं इंडिया में, या फिर ऑनलाइन भी कोचिंग सेंटर वगैरह है, जहाँ से आप इनकी तैयारी करके आप इनके एग्जाम ऑनलाइन दे सकते हैं। और इनकी फीस आई थिंक पीटी की फीस तो अंडर 20,000 में एग्जाम होता है आई थिंक। और इस तरह से आईलेट्स का भी चेक कर सकते हैं, बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो उसको पूरी रिसर्च करने की जरूरत है। ये सब उसको किस यूनिवर्सिटी में जाके क्या पढ़ाई करनी है और क्या उसका प्लान है, क्योंकि इसमें एक्सपेंसिव भी काफी होता है। मतलब आई थिंक आराम से 20 से 30 लाख रुपए लग सकता है आपका। तो आई थिंक यही थे कुछ जो जनरल से क्वेश्चन हम सभी पूछना चाहते हैं किसी फॉरेनर से जो कोई बाहर रहते हैं, उनसे कुछ जानना चाहते हैं वहाँ के कल्चर के बारे में, लैंग्वेज के बारे में। हाँ, यस, यू आर इंडियन। तो जब हम कुछ इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं, आई होप कि मैंने आप सभी के भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए होंगे, जितने क्वेश्चन आप भी पूछना चाह रहे हो मैंने अपनी तरफ से आप सभी के लिए भी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन फिर भी रह गया तो आप प्लीज कमेंट कर सकते हो, हम सभी आंसर कर देंगे। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। तो जैसे इंडिया में होता है, सॉरी इंडिया में होता है, कट कर दे।